नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। हम लोग मुख्य तौर पर अपने उन बच्चों के साथ बात कर रहे हैं जो भारत के अलग अलग डिफेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप भारत की थल सेना, जल सेना या फिर वायु सेना के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो, आप जाना चाहते हो, तो उसके लिए आप सभी को पता है कि आपके पेपर में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर सुबह 7 बजे हम लोग आप सभी के साथ मिलते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से रोजाना आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको देखते हैं और उनके आंसर्स को समझते हैं। सुबह के 7 बजे हमारी आज की इस क्लास को करने के लिए भी आप और हम तैयार हैं और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग अपनी आज की इस क्लास को आप सभी के सामने करेंगे। तो हो जाइए तैयार दोस्तों, आनंद आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी नई नई चीजें हम लोग सीखेंगे और देखेंगे कि आपके पेपर में वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो मुख्य तौर पर सीधे करंट अफेयर्स से आपके पेपर में आ सकते हैं। शुरुआत करते हैं, डिस्कशन करेंगे सामान्य अध्ययन, यानी कि आप सभी को पता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में, और बहुत अच्छे तरीके से यहां से जो सवाल होंगे उनको पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? करंट अफेयर्स के सवालों को देखेंगे तो एक एक करके कुछ सवाल आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे इन सवालों को करने के लिए पूरे तौर पर तैयार हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, अपने सहेलियों के साथ, अपने सहेलियों के साथ हमारी इस क्लास के लिंक को शेयर कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर अभी तक हमारा कोई साथी या फिर दोस्त अभी इस क्लास में नहीं जुड़ा होगा तो आपके लिंक शेयर करने के बाद फिर वो हमारे साथ जुड़ सकता है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज पूछी जा रही है कि निम्नलिखित में से किसने IIT मद्रास इनक्यूबरेट स्टार्टअप इंडिकेट टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी की है। अब आप देखते हैं कि जो हमारी IIT मद्रास है, यानी कि जो आपको तमिलनाडु के अंदर दिखती है, इसके अंदर आप देखते हैं कि यहां से जो स्टार्टअप्स होंगे, स्टार्टअप्स का मतलब होता है कि IIT मद्रास के जरिए जो यूनिक आइडियाज होंगे उनको आधार बनाकर जो बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई जाएंगी, उसको लेकर आप देखते हैं कि इनका IIT मद्रास का नए आइडियाज को लेकर जो स्टार्टअप विजन है उसके साथ एक कंपनी ने भागीदारी की है। तो IIT मद्रास के साथ कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन या फिर कौन सी वो संस्था है जो क्या कर रही है, पार्टनरशिप करने जा रही है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, भारतीय गैस प्राधिकरण, या फिर एम्पायर ऑयल, या फिर वेदांता। आपके सामने है ये ऑप्शन और आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर वेदांता ये जो संगठन है ना, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, वेदांता जो है ये मुख्य तौर पर क्या कर रहा है, IIT मद्रास के साथ इंक्यूबेटेड स्टार्टअप डिटेक्ट टेक्नोलॉजी पर काम करेगा और IIT मद्रास के बच्चे मुख्य तौर पर वेदांता के साथ संपर्क में ट्रेनिंग प्राप्त कर नई नई चीजों को आप देखते हैं कि निर्मित करेंगे। तो IIT मद्रास ने जो अपना इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है उसको डिटेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी की है वेदांता के साथ। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल है कि भारत में एथलेटिक के समग्र विकास को, एथलेटिक का मतलब होता है जो हमारे खेलने कूदने से संबंधित हमारे खेल होते हैं, हमारे जो एथलेटिक्स के समग्र विकास के, एथलेटिक्स को अच्छा बनाया जा सके, इसके लिए किस कंपनी ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है। तो भारत में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है। अब ये जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसके साथ मुख्य तौर पर एक कंपनी ने साझेदारी की है, पार्टनरशिप की है, ताकि भारत के अंदर एथलेटिक्स के जो स्पोर्ट्स हैं उसको बेहतर किया जा सके। कौन सा ग्रुप ये कर रहा है? ऑप्शन है अडानी समूह, टाटा समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी या फिर ड्रीम 11। क्या लगता है दोस्तों? तो आप सभी को बताएं कि जो हमारी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसका आप देखते हैं कि इसका कोलैबोरेशन हुआ है, इसको साझेदारी मिल रही है रिलायंस फाउंडेशन की। तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड है ना, आप क्या देख पा रहे हैं कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड या फिर जो रिलायंस फाउंडेशन है, ये दोनों अब एक हो गए और भारत के अंदर एथलेटिक्स के जो स्पोर्ट्स हैं उसको बेहतर करने के लिए रिलायंस इंडिया फाउंडेशन और आप देखते हैं कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ अपनी कोलैबोरेशन को कर रहा है, अपनी साझेदारी को कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल कि टेलीकॉम ऑपरेटर भारतीय एयरटेल ने किस कंपनी को 734 रुपए में 7.1 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं, है ना। तो एक आपको पता है कि बच्चों हमारी भारतीय एयरटेल है, एयरटेल ने 734 रुपए में, है ना, 734 रुपए का अपना एक शेयर बेचा है इन लोगों ने, और उसके लगभग आप क्या देख पा रहे हैं कि 701 से भी अधिक क्या करें, अपने शेयर्स को बेच दिया। एक शेयर की कीमत 734 रुपए है और लगभग आपको दिख रहा है कि 7.1 करोड़ के भी शेयर्स इन्होंने बांट दिए हैं। एक शेयर की कीमत 734 करोड़ रुपए है। कंपनी जो होती है उनके पास शेयर्स होते हैं। शेयर का मतलब क्या होता है कि मुख्य तौर पर एक कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो किसी कंपनी को स्टार्ट करते हैं, तो उन लोगों का उस कंपनी के अंदर शेयर होता है, उसकी साझेदारी, उसकी आप देखते हैं कि वो उसके मालिक होते हैं। तो ये जो भारतीय एयरटेल है, इसने क्या किया, इसने लगभग अपने 7.1 करोड़ रुपए से अधिक के जो शेयर्स थे
वो 734 रुपए के हिसाब से बेच दिए कि एक शेयर 734 रुपए के हिसाब से होगा, किसके साथ बेचे हैं, गूगल को बेच दिया। और ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आपको दिखता है कि जब से मार्केट के अंदर जियो आया है तो जियो के आ जाने से हर एक जो आपकी टेलीकॉम कंपनी थी, एयरटेल हुई, आप देखते हैं वोडाफोन हुई, इनकी हालत खराब है। तो अपने घाटे को कम करने के लिए एयरटेल ने क्या किया भैया, अपने कंपनी का कुछ हिस्सा बेच दिया गूगल को, 734 रुपए का एक शेयर लगाया और आप देखते हैं कि लगभग 7.1 करोड़ रुपए से अधिक की इक्विटी शेयर आवंटित किए, है ना। अगला सवाल, भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य में आपको सामने आता हुआ दिखा है। अभी हाल फिलहाल में हम लोग कोरोना से उभरे हैं तो एक और बीमारी आ गई है जिसे मंकी पॉक्स कहा जाता है। इस मंकी पॉक्स बीमारी के अंदर आपके हाथों के ऊपर दाने उग जाते हैं और ये दाने बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जो आपकी जान भी ले सकते हैं। भारत के अंदर पिछले 3-4 महीनों से आप देखते हैं कि मंकी पॉक्स के केसेस आए थे। पूछा यह जा रहा है कि भारत में सबसे पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य में आपको सामना आते हुए दिखा है ना। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि बच्चों ये जो मंकी पॉक्स हमारा ये जो है ना, आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपने 2 देखा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था दोस्तों 3 था। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को आपके सामने रख रहे हैं कि भारत में मंकी पॉक्स का जो सबसे पहला मामला है वो कौन से राज्य से आपको आता हुआ दिखा है। तो हमारे सामने ऑप्शन है महाराष्ट्र, उसी के सामने नई दिल्ली, गुजरात, उसी के साथ आप लोग देख पा रहे हैं आंध्र प्रदेश और केरला। तो भारत का जो केरला राज्य है वहां से आप लोग देखते हैं कि सबसे पहला मंकी पॉक्स जो वायरस है इसका हमें क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि व्यापार घाटा जून के महीने में कितने प्रतिशत तक पहुंच गया। हमारे देश के अंदर आप देख पा रहे हैं कि व्यापार में घाटा हो रहा है और जून के महीने में, लास्ट महीने में जो हमारा ये जून में हुआ आपको दिखता है व्यापार घाटा था, ये कितने रिकॉर्ड तक पहुंच गया, कितनी क्या देखते हैं कि हमारा नुकसान हुआ है व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर, इंटरनेशनल बिजनेस में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन है 26.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 36.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 46.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 26.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर या फिर 16.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो पिछले महीने में यानी कि लास्ट मंथ में देश का जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घाटा था वो जून के महीने में रिकॉर्ड को तोड़ गया। इतना ज़्यादा घाटा तो कभी हुआ ही नहीं और आप देखते हैं कि ये 26.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास पहुंच गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही बनता है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लास्ट मंथ। अगला सवाल, ब्रिटिश संसद द्वारा किस भारतीय कप्तान को सम्मानित किया गया। आप क्या देखते हैं कि हाल फिलहाल में मुख्य तौर पर जो आपकी क्या है दोस्तों, ब्रिटिश संसद है, इसने क्या किया कि किस भारतीय कप्तान को सम्मानित किया है। भारत के खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित किया गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं विराट कोहली, MS धोनी, कपिल देव, सौरव गांगुली या फिर रवि शास्त्री। और आपको पता है कि आपके हमारे हम सब के दुलारे दादा, इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो सौरव गांगुली जी को ब्रिटिश संसद की तरफ से अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया इनके अभूतपूर्व खेल के लिए। लॉर्ड्स के मैदान में पहले मैच में, जो क्रिकेट का सबसे बड़ा ग्राउंड कहलाता है, जिसे मैका ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, सबसे बड़ा ग्राउंड है, पहला मैच खेला था, उन्होंने शतक मारा था। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, दादा है ना, इनको कहा जाता है प्यार से। आज के समय में BCCI के आपको क्या देखते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर ये काम करते हुए देखते हैं। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। पूछा जा रहा है कि भारत के अंदर विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है ना। विश्व युवा कौशल दिवस आप देखते हैं कि ये हम कब मनाते हैं। ऑप्शन है 13 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 10 जुलाई या फिर 11 जुलाई। और वर्ल्ड यूथ स्किल डे, यूथ स्किल डे का मतलब होता है कि दुनिया के अंदर जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनको कुछ स्किल सिखाई जा सके, एक ऐसा हुनर सिखा दिया जाए जिसके जरिए वो अपना जीवन आसानी से गुजार सकें, उसी से संबंधित ये दिवस होता है। और आप देखते हैं कि हर साल वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। कब दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। एक अच्छा सवाल है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने निम्नलिखित में से किसे 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया। हाल ही में आप देखते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड को दिया गया है। किसको मिला है ये? प्रियंका चोपड़ा जी को, कंगना रनौत को, अनुष्का शर्मा को, दीपिका पादुकोण को या फिर दिया मिर्जा को। और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोस्तों साल 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है वन एंड ओनली दिया मिर्जा को, है ना। और दिया मिर्जा को क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ये एनवायरमेंटल संबंधी कामों को करती रहती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं पर्यावरण संबंधी। तो इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि साल 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया गया और ये दिया गया है दिया मिर्जा जी को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, है ना, अगला सवाल है दोस्तों कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने डैश के तहत प्लेटफॉर्म पीओपी लॉन्च किया है। अभी हाल फिलहाल में हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन्होंने एक चीज को लॉन्च किया है जिसे हम लोग कह पा रहे हैं पीओपी। ये क्या है, ये किससे संबंधित है? तो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर, है ना, आप देख पा रहे हैं कि मुख्य तौर पर ई नमो क्या है दोस्तों, ई नमो। ये ई नमो क्या है, एक ऐप है और इसके जरिए क्या है कि जो खेती से संबंधित के बाजार में फसल की क्या कीमत है, आलू की क्या कीमत है, उसका कितना बेस प्राइस है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे किसानों को इस ऐप के जरिए मिल सकती है और इसे ही कहा जा रहा है पीओपी, है ना। तो ई नमो ऐप के तहत आप देख पा रहे हैं कि इस पीओपी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। ऐप का नाम है ई नमो, ई नमो, ई नम या फिर ई नमो इसे कह रहे हैं हम। ई नम इज द राइट ऑप्शन, ई नम, ई नम, है ना। अगला सवाल है दोस्तों कि नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा जा रहा है कि जापानी सरकार ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री डैश को देश की सर्वोच्च सजावट गुलदाउदी के सर्वोच्च आदेश का कॉलर से सम्मानित किया, अपने निर्णय की घोषणा की। हाल फिलहाल में जापान के एक बहुत ही प्रसिद्ध जो प्रधानमंत्री थे उन पर हमला हुआ जानलेवा और उनकी मृत्यु हो गई, है ना। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि वो जापान के कौन से प्रधानमंत्री थे जिनको जापान का सबसे प्रसिद्ध अवार्ड जिसे कहा जाता है गुलदादी सर्वोच्च कॉलर अवार्ड, है ना। तो ये पुरस्कार मिल रहा है शिंजो आबे जी को, जिनका आप देखते हैं कि 2 सप्ताह पहले हमले में इन पर जानलेवा हमला हुआ जिसमें इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो शिंजो आबे जी को आप देखते हैं कि ये पुरस्कार मिलेगा, है ना, ऑप्शन सी, गुलदाउदी के सर्वोच्च आदेश का कॉलर से इन्हें सम्मानित किया गया जो जापान का सबसे बड़ा अवार्ड है। अगला सवाल है कि क्वेश्चन आपके सामने है कि जेरूसलम डिक्लेरेशन एक आप क्या देखते हैं कि एक प्रकार से मीटिंग हुई जेरूसलम के अंदर जो आपको इजराइल में दिखता है। अब आप देखते हैं कि ये जो जेरूसलम डिक्लेरेशन से संबंधित मीटिंग हुई इसमें इजराइल के साथ किस देश के बीच आप देखते हैं कि समझौता हुआ है। ये जो जेरूसलम डिक्लेरेशन है इसमें कौन सा दूसरा देश आप देखते हैं कि शामिल हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ पर राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, है ना। तो इन दोनों के बीच में आप लोग देखते हैं कि जेरूसलम डिक्लेरेशन हुआ है। तो अमेरिका और इजराइल के बीच में ये हुआ है जहाँ पर ये दोनों देश अपने आप को व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर और आर्थिक तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे जेरूसलम डिक्लेरेशन के नाम से जाना जा रहा है। अगला सवाल, जेरूसलम क्या है दोस्तों कि ये एक इजराइल का देश है, बड़ा इजराइल देश का एक शहर है बड़ा। क्या आप लोग बताएंगे कि इजराइल जो है इस देश की कैपिटल क्या है, इजराइल देश की राजधानी क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए कि इजराइल देश की राजधानी क्या है, जल्दी बता दीजिए, है ना। इजराइल देश की राजधानी क्या है आपको कमेंट करके बताना है। इसको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि साल 2022 से साल 2023 के लिए किस भारतीय शहर को SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन साझेदारी के रूप में क्या किया जा रहा है दोस्तों, चुना जा रहा है ना। तो एक अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में आप देखते हैं कि किस भारतीय शहर को SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के तौर पर चुना गया है। बहुत सम्मानित पूर्वक बात होगी ये। और हम देख पा रहे हैं कि मुख्य तौर पर वाराणसी, हमारा जो वाराणसी शहर है, इसको क्या किया गया है, कल्चर एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO लॉन्च किया गया है। SCO की जो पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगी वो चुनी गई है भारतीय शहरों में। किसको दोस्तों, वाराणसी को चुना गया है। अब ये जो आपका SCO है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपको वो भी कमेंट में बतानी है, ठीक है। चलिए जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सवाल है कि हाल ही में खबरों में रही जागृति किस क्षेत्र के संबंधित शुभांकर थी। हाल ही में आप देखते हैं कि एक शब्द बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था जिसे जागृति कहा जाता है। ये जो जागृति शब्द है ये किससे एफिलिएटेड था या फिर ये किसका क्या था दोस्तों, आप देखते हैं कि शुभांकर था। अब यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने कि जो जागृति महिला है ये मुख्य तौर पर संबंधित थी किससे दोस्तों, हमारा उपभोक्ता जागरूकता से। जागो ग्राहक जागो, अब यहाँ पर एक महिला को ले आए हैं ये, जैसे ये जागृति के नाम से पुकार रही हैं, है ना। तो जागृति जी जो थी वो मुख्य तौर पर आपको जागो ग्राहक जागो या फिर उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित थी, जागरूकता से संबंधित थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF ने साल 2022 में किस संस्थान को प्रथम स्थान दिया है। भारत के अंदर कॉलेजेस की रैंकिंग आती है
और आप देखते हैं कि NIRF ने, जिसे राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क कहते हैं, इन्होंने लिस्ट को निकाला कि भारत में सबसे बेहतरीन कॉलेज कौन से हैं। उसके बाद सभी कॉलेजेस के नाम यहाँ पर दिए गए। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार साल 2022 में किस संस्थान को पहला स्थान मिला है। तो आप देख पा रहे हैं कि IIT मद्रास को पहले नंबर पर रखा गया है इस रैंकिंग के अंदर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य ने EFIR सेवा और एक पुलिस ऐप को लॉन्च किया है। कि अब आप क्या कर सकते हैं, आप मुख्य तौर पर एक पुलिस ऐप इस राज्य ने लॉन्च की है। ऐप का ही नाम है एक पुलिस ऐप। और उसी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप ऑनलाइन FIR कर सकते हैं, इस सेवा को भी शुरू किया है। तो वो कौन सा राज्य है, आपसे पूछा जा रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि उत्तराखंड के अंदर, मुख्य तौर पर उत्तराखंड की जो सरकार है उसने EFIR सेवा को लॉन्च किया कि आप घर बैठे बैठे ही FIR कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ एक पुलिस ऐप भी इन्होंने लॉन्च की है, एक पुलिस ऐप है ना, जिसके तहत जो जनता है वो आराम के साथ क्या कर सकती है, अपनी सुरक्षा को प्राप्त कर सकती है। अगला सवाल नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन स्थापित की जाएगी। अंडर वाटर मेट्रो दोस्तों, अंडर वाटर मेट्रो भारत के किस राज्य में आप देखते हैं कि पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन स्थापित की जा रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि पानी के अंदर मेट्रो होने वाली है, पानी के अंदर से होती हुई गुजरेगी दोस्तों, कितना मजा आएगा, है ना। तो भारत की किस राज्य में आप लोग देखते हैं कि अंडर वाटर मेट्रो हमारी बनने वाली है। तो इसका नाम है कोलकाता। जरूर जाइएगा दोस्तों। और भारत की सबसे पहली मेट्रो भी कोलकाता में ही चली थी, है ना। भारत के किस राज्य में सबसे पहली अंडर वाटर मेट्रो स्थापित की जाएगी, वो है कोलकाता। कुछ इस तरीके से चलेगी पानी के अंदर, क्या ही नजारा होगा। अगला पूछा जा रहा है कि भारत का केंद्रीय मंत्रालय मिशन शक्ति योजना लागू करता है ना। भारत के अंदर आप देखते हैं कि जो मिशन शक्ति योजना है ये भारत की कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाता है या फिर लागू किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये मुख्य तौर पर लागू किया जाता है आपके महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि टाइम्स मैगजीन के द्वारा भारत के किस राज्य को साल 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों में शामिल किया गया। कि दुनिया के 50 महानतम जो शहर हैं उनमें भारत के किन दो शहरों को आप देखते हैं या फिर इनमें से किस शहर को शामिल किया गया। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका दिया गया ऑप्शन है इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो भारत के दो महत्वपूर्ण शहर रहे हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि केरल और अहमदाबाद, दो शहरों को चुना गया था। तो ऑप्शंस में केरल है तो हम केरल को मानेंगे, इसके साथ अहमदाबाद को भी चुना गया था। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि राज्य और केंद्रीय करों और लेवी योजना की छूट किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी हुई है। कि जो राज्यों से संबंधित टैक्स होते हैं उसमें जो छूट होती है वो कौन से मंत्रालय से जुड़ी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि इसके तहत होता है। मुख्य तौर पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत आप देखते हैं कि ये कार्रवाई की जाती है। अगला सवाल है कि जून 2022 में अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर क्या थी। कि साल 2022 में हमारे देश के अंदर जून के महीने में कितनी हमारी महंगाई की दर रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि जो महंगाई की दर है वो 15.18% रही है ना। होलसेल प्राइस में हमारे देश के अंदर आप देख पा रहे हैं कि जो महंगाई की दर है वो 15.18% रही है। मुबारक हो दोस्तों, ये हमारी आज की क्लास के बेहतरीन से सवाल थे। और आज की क्लास में भी हमने आप सभी के साथ बहुत ही बेहतरीन से सवालों को किया। ये वो क्वेश्चंस हैं जो ये वो सवाल हैं जो आपके पेपर के अंदर आने की संभावना रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल ज़रूर आप अपने पेपरों के अंदर आते हुए देखेंगे। आप लोग हमारे साथ रोज़ाना जुड़ते हैं सुबह 7 बजे, रोज़ाना ऐसे ही जुड़ते रहें। हम लोग रोज़ाना आपके सामने बेहतरीन से सवालों को लाते रहेंगे। आप लोग ज़रूर अपने सुझाव को कमेंट्स के अंदर लिखिएगा। अधिकतर बच्चे ज़रूर लिखते हैं आपको क्लास कैसी लगी और किस और तरीके की चीज़ें आप हमारी इस क्लास के अंदर प्राप्त करना चाहते हैं, ज़रूर लिखें, है ना। हमारी क्लास अब जो होगी वो नेक्स्ट होगी कल सुबह 7 बजे और उसके अंदर भी हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तड़कते भड़कते जोशीले सवालों को आपके सामने करेंगे। और आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिएगा। आप लोगों से मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे। कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी क्लास क्या कैसी लगी और आने वाली क्लासेस को हम और आपके लिए कैसे बेहतर बनाएं। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। कल मुलाकात करेंगे दोस्तों कुछ बेहतरीन से सवालों के साथ। जय हिंद।